बांग्लादेश के कई इलाकों में फिर से हिंसा भड़क चुकी है। अलग अलग जगह पर हिंसक प्रदर्शन लगातार वहां पर हो रहे हैं और शेख हसीना के विरोधी नेता हादी की मौत पर यह भीड़ उग्र हो गई है। बांग्लादेश में बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों ने 2 मीडिया संस्थानों के दफ्तर में तोड़फोड़ की है। वहां ये तस्वीर उसी को बयां कर रही है। बांग्लादेशी अखबार प्रथम आलो और डेली स्टार की बिल्डिंग पर हमला किया गया। उग्र भीड़ ने प्रदर्शन के साथ कई जगह पर आगजनी भी की है। भीड़ ने भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन और पथराव भी किया। ये तस्वीर वही की आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर भीड़ उग्र हो गई और हिंसा पर उतर आई। बांग्लादेश के कई इलाके हैं जहां इस वक्त हिंसा जारी है। अलग अलग इलाके हिंसक प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं। शेख हसीना के विरोधी नेता हादी की मौत जो हुई उसके बाद भीड़ इस तरीके से आग बबूला हो गई, नाराज हो गई, उग्र हो गई और यहां सड़कों पर आगजनी की तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने 2 मीडिया संस्थानों को भी निशाना बनाया है। उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई है। बांग्लादेशी अखबार है प्रथम आलो और डेली स्टार की बिल्डिंग पर हमला किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर इस तरीके से उतरे और यहां हिंसा की गई। दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। ये अखबार की बिल्डिंग बताई जा रही है जहां पर इस उग्र भीड़ ने अटैक किया और ये प्रथम आलो और डेली स्टार की बिल्डिंग बताई जा रही है जो कि वहां के 2 मीडिया संस्थान हैं। उग्र भीड़ ने प्रदर्शन के साथ कई जगह पर आगजनी भी की है। भीड़ ने भारतीय उच्चायोग के बाहर भी प्रदर्शन किया है और वहां पर भी पथराव किया गया है। ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत हुई और उसके बाद से ही ये भीड़ यहां सड़कों पर उतरना शुरू हो गई और किस तरीके से रात को हिंसक तस्वीरें वहां से सामने आई है आपको हम दिखा रहे हैं। मोर्चे पर जमा उग्र भीड़, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। अलग अलग इलाकों पर तोड़फोड़ की गई है, इनकी तरफ से आगजनी की गई है। ये 2 मीडिया जो संस्थान वहां के बताए जा रहे हैं उनकी बिल्डिंग पर भी अटैक किया गया और वहां पर नारेबाजी किस तरीके से हो रही है। भारतीय उच्चायोग के लिए भी कहा जा रहा है कि वहां पर भी उसके बाहर भी प्रदर्शन किया गया, प्रोटेस्ट किया गया और पथराव वहां भी देखने के लिए मिला के। अलग अलग इलाके हैं बांग्लादेश के जहां पर एक बार फिर हिंसा भड़की और सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले। शेख हसीना के विरोधी नेता की मौत हुई और उसके बाद ये बवाल देखने के लिए मिल रहा है। उस्मान हादी जिसकी मौत हुई और उसके बाद लोगों का गुस्सा यहां सड़कों पर उतर आया है। बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही अब तो वहां पर ये हिंसक भीड़ बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है। अलग अलग इलाकों में ये कहा जा रहा है कि बहुत हिंसक घटनाएं सामने आ रही है। क्या हुआ है और क्यों हुआ है इसके बारे में जानकारी आपको हम दें। राजधानी ढाका में जगह जगह विरोध प्रदर्शन, कई जगह आगजनी और नारेबाजी की गई है। 2024 के छात्र आंदोलन में शामिल युवा नेता उस्मान हादी की मौत हुई और उसके बाद यह हंगामा हुआ है। छात्र आंदोलन में शामिल युवा नेता उस्मान हादी जिसकी मौत हुई और उसके बाद से ये बवाल है। युवा बांग्लादेशी नेता उस्मान हादी की मौत हुई है, उसके बाद ये लोगों का गुस्सा आप देख रहे हैं। 12 दिसंबर को सिर में गोली लगने से मौत हो गई थी उस्मान हादी की और सिंगापुर में इलाज के वक्त, हालांकि उनको सिंगापुर ले जाया गया था, वहां पर इलाज चल रहा था लेकिन मौत हो गई। इंकलाब मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर इंकलाब मंच के प्रवक्ता के तौर पर वो थे। अगस्त 2024 में छात्रों के विद्रोह में भी शामिल थे उस्मान हादी और जब सिंगापुर में इलाज चल रहा था, जान नहीं बची, मौत हो गई, तो उसके बाद से लोगों का गुस्सा। उस्मान हादी की मौत की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची यहाँ बांग्लादेश में तो लोगों का गुस्सा यहाँ पर नजर भी आ रहा है। लोग सड़कों पर उतरे और नारेबाजी शुरू कर दी और काफी देर तक वहां पर यह सब होता रहा, बवाल होता रहा। हालांकि प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ कि अखबार का दफ्तर जो वहां पर था उसको फूंक दिया गया। भारतीय दूतावास के बाहर भी प्रोटेस्ट किया गया। ये 4 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा भड़की, एक बार फिर वो हिंसक तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। तोड़फोड़ और आगजनी वहां अलग अलग इलाकों में की गई है। अखबारों के जो 2 दफ्तर वहां पर थे उन पर भी हमला किया गया है, बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया और भारतीय उच्चायोग के बाहर, हालांकि सुरक्षा तगड़ी है लेकिन वहां पर भी हंगामा देखने के लिए मिला के बड़ी संख्या में लोग भारतीय उच्चायोग के बाहर पहुंचे, वहां पर नारेबाजी शुरू कर दी, वहां प्रदर्शन किया गया और वहां पर भी पथराव हुआ के भारतीय उच्चायोग के बाहर। ये कहा जा रहा है प्रथम आलो और डेली स्टार 2 जो वहां पर मीडिया संस्थान है उनकी बिल्डिंगों पर अटैक किया गया, उन पर हमला किया गया, वहां आगजनी करने की कोशिश की गई।
एक बार फिर से बांग्लादेश में टेंशन किस तरीके से बढ़ गई है, भीड़ किस तरीके से उग्र हो गई है, उसी की ये 4 तस्वीरें आपके सामने है। उस्मान हादी की मौत की खबर जैसे ही इन लोगों तक यहाँ पर पहुंची, लोग नाराज हो गए, सड़कों पर उतर आए और यहाँ तोड़फोड़ पर उतारू हो गए, आगजनी पर उतारू हो गए और उसकी 4 तस्वीर आपके सामने है। शेख हसीना के विरोधी नेता के तौर पर उस्मान हादी की पहचान थी प्रदर्शनकारियों ने। ये कहा जा रहा है कि अलग अलग हिस्सों में इस मौत के बाद आहत होकर गुस्से में आकर तोड़फोड़ की है। उग्र हो गई ये भीड़ बांग्लादेश में एक बार फिर और हिंसक तस्वीरें वहां से लगातार सामने आ रही हैं। लोगों की भीड़ कितनी है इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वहां हालात नियंत्रण से बाहर जाते हुए, हालांकि अलग अलग इलाकों में कहा यह जा रहा है कि लोगों को शांत करने के लिए प्रशासन जुटा हुआ के लोगों को मनाने की कोशिश वहां पर की जा रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। और इस तरीके से जो लोग सड़कों पर हैं उन्होंने आगजनी की, तोड़फोड़ की, नारेबाजी की। और एक बार फिर बांग्लादेश से ऐसी हिंसक तस्वीरें, आग की लपटें आप देख रहे हैं, जो वहां पर जो इनको नजर आ रहा है सामने उसको आग के हवाले कर दे रहे हैं, उनको फूंक दे रहे हैं और वहां जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको भी नुकसान ये लोग पहुंचा रहे हैं। काफी देर तक वहां उत्पात मचाया कि भीड़ ने। हमारे संवाददाता नीरज राजपूत इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, अभी वहां से क्या जानकारी मिल रही है और क्यों ये भीड़ यहाँ पर उग्र हो गई, इसके पीछे की पूरी कहानी है क्या नीरज? देखिए दीपा, ये जो हम लोग देख रहे हैं बांग्लादेश में जो हालात हैं, तो वहाँ पर जबरदस्त जो विरोध प्रदर्शन और आगजनी की खबरें मिल रही हैं। खासतौर से जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, यानी हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। साथ ही जो ढाका, राजधानी ढाका में जो कुछ मीडिया हाउसेज हैं उनको भी आग लगाई गई है। ये इसलिए लगाई गई है कि इनका ये आरोप है, जो भीड़ है इनका आरोप है कि ये भारत के समर्थन में है और बांग्लादेश के विरोधी मीडिया हाउसेज है, इसलिए इनमें आग लगाई गई है। और हिंदुओं को भी इसमें टारगेट किया जा रहा है। कई जगह पर ऐसी खबरें आई है जहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर। दरअसल पिछले हफ्ते अगर आपको याद होगा कि एक युवा नेता हैं हादी करके, उस्मान हादी, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था ढाका में। तो ये जो उस्मान हादी है, ये जब पिछले साल सत्ता पलट हुआ था 2024 में शेख हसीना का, तो उस वक्त इनकी अहम भूमिका रही थी उस विरोध प्रदर्शन में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ। तो इनका जो पिछले शुक्रवार को एक हफ्ते पहले इनके ऊपर हमला हुआ था, तो इनकी जानकारी मिल रही है कि इनका अस्पताल में इलाज चल रहा था, गोली जब लग गई। तो कल जो जानकारी मिली कि इनकी मौत हो गई है इलाज के दौरान। उसी को लेकर जो उनके समर्थक हैं और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भड़के हुए हैं और उनका ये आरोप है कि इसमें कहीं ना कहीं जो हत्या हुई थी उनकी, उसमें भारत का हाथ हो सकता है, जबकि भारत साफ कर चुका है कि इस तरह का कोई भारत का कोई लेना देना नहीं है। इस जो उनके ऊपर हमला हुआ था, जानलेवा हमला हुआ था, और इसको लेकर जो हमने देखा था 2 दिन पहले बांग्लादेश के लोगों ने, जो वहाँ के युवा हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था इंडियन हाई कमीशन के पास ढाका में, जिसके बाद भारत ने खुद जो राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमिश्नर है उनको तलब किया था और उनसे जो बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं सुरक्षा को लेकर खासतौर से, और भारतीय जो हाई कमीशन का जो स्टाफ है उनकी सुरक्षा को लेकर उनसे जो है अपनी चिंता जताई थी और कहा था कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो उस सबके भी बावजूद जो बांग्लादेश के लोग हैं वो भड़के हुए हैं और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि कई जगह पर विरोध प्रदर्शन और ये आग जलने की घटनाएं सामने आई हैं। और शेख हसीना को लेकर जिस तरीके से वहां पर माहौल है नीरज, और लगातार विरोध भी उनका हो रहा है, सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं उनके वापसी को लेकर भी। ये विरोध की ताक में लोग बैठे हुए थे जिनको मौत का एक बहाना मिल गया, उसके बाद फिर से वो सड़कों पर उतर आए हिंसक होते हुए। बिल्कुल ठीक कहा आपने दीपा, क्योंकि शेख हसीना को देखिए भारत ने खुद भी बुलाया था, उनकी जो आर्मी है वो लेकर आई थी, सुरक्षित निकाल कर लाई थी उस वक्त जब इतनी जबरदस्त भीड़ वहां पर उनके खिलाफ हो गई थी, पूरी जनता उनके खिलाफ हो गई थी। तो उनको सुरक्षित उनकी आर्मी की ही हमने देखा था कि एयरक्राफ्ट में लेकर आए थे, तो भारत ने खुद नहीं निकाला था उनको, उनकी आर्मी की जिम्मेदारी है वो। उनकी आर्मी ने यहाँ पर देखा कि भारत में सुरक्षित रह सकती है शेख हसीना, उनकी प्रधानमंत्री थी उस वक्त, पूर्व प्रधानमंत्री, तो उनको यहाँ पर लाया गया था। अब जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहाँ पर हमने देखा कैसे कि यूनियन सरकार ने एक कंगारू कोर्ट के जरिए
उनको मौत की सजा सुना दी है। जो उस वक्त जो तख्ता पलट हुआ था उस दौरान को लेकर, उस समय जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, तो उसको लेकर भी यहाँ की जो रीजनल पार्टीज हैं, जो अभी नई पार्टीज बनी हैं, उनका भी ये कहना है कि जो भारत जो है वो शेख हसीना को वापस भारत भेजे, एक्सट्रेडिशन करे, जैसे कि उनकी जो अंतरिम सरकार है उनका भी यही कहना है कि भारत सौंपे। लेकिन भारत की तरफ से अभी ये जब तक साफ नहीं रहता, जब तक कि वहाँ पर आम चुनाव के बाद सरकार नहीं बच जाती भारत, तभी उसके बाद ही कोई फैसला लेगा। और उन्होंने कहा है कि शेख हसीना यहाँ पर सुरक्षित है, इसलिए जो वहाँ के लोग हैं वो भारत के खिलाफ जो है भड़के हुए हैं, और ये हम लोग जो विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं वो उसी का ही नतीजा है। लेकिन अब जो ये सब कुछ वहां पर हो रहा है नीरज, उसमें जो वहां की यूनुस सरकार के, उसकी क्या भूमिका आपको नजर आ रही है? वो कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे इसको शांत करेगी? बिल्कुल आपने कहा कि ये जो यूनुस सरकार है, ये अंतरिम सरकार है। 16 फरवरी को वहाँ पर आम चुनाव हो रहे हैं। उससे पहले ही जो बड़ी एक पार्टी है शेख हसीना की, जो अवामी लीग है, उसको बैन कर दिया गया है वहाँ पर। तो इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और किसी भी तरह से जो यूनुस सरकार है वो इस स्थिति को संभाल नहीं पा रही है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूनुस सरकार के हाल के दिनों में जो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और पाकिस्तान सरकार से उनके संबंध जो है काफी करीबी संबंध हमने देखा है। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हाथों में खेल रही है ये जो अंतरिम सरकार है, यूनुस सरकार जो है, और वो भारत के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनको शांत करने के बजाय उनको और भड़काने के ही काम कर रही है। अमेरिका से एक बड़ी खबर है। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में बड़ा विमान हादसा हुआ के हवाई अड्डे पर लैंडिंग के वक्त विमान क्रैश हो गया, और हादसे में विमान में सवार सभी 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ी खबर अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना से है। यहाँ ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, ये देखिए आप। यहाँ बड़ा विमान हादसा हुआ के हवाई अड्डे पर लैंडिंग के वक्त ये विमान क्रैश हो गया, और इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की जान चली गई जो इस विमान में सवार थे। अब किस वजह से ये हादसा हुआ कि इसकी जांच भी होगी, लेकिन उससे पहले जो ये दर्दनाक हादसा हुआ उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। उत्तरी कैरोलिना में ये बड़ा विमान हादसा के लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ कि हवाई अड्डे पर ही ये हादसा हुआ, जहां विमान अचानक से क्रैश हो गया। किसी को अंदाजा नहीं था किस तरीके से ये हादसा यहां पर होगा, क्योंकि विमान बस लैंड करने वाला था और उसी वक्त ये हादसा हुआ कि जिसमें सवार सभी 7 लोगों की यहां मौत की खबर मिल रही है। यूपी के बहराइच से खबर है। बहराइच में पुलिस ने एक कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, तो इस पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। अब अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। जैसे ही कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी कार से उतरे, एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें सलामी दी। बाबा रेड कारपेट पर चलते हुए मंच तक पहुंचे, जहां उनका ऐसा सम्मान हुआ मानो विदेश से कोई सर्वोच्च नेता आ गया हो। ये वीडियो बहराइच पुलिस लाइन का है, जो करीब 1 महीने पहले का बताया जा रहा है, लेकिन अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, यूपी में पनप रहे बेतहाशा अपराध और माफिया राज पर लगाम लगाने की बजाय सलाम का खेल खेला जा रहा है। इससे पहले इस वीडियो पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सवाल उठाए थे और कहा था, भारत कोई मठ नहीं बल्कि संवैधानिक गणराज्य है और राज्य किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने इसे संविधान पर हमला बताया। संसद से पास हुआ विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल। लोकसभा के बाद देर रात ये बिल जो है वो राज्यसभा से भी पास हो किया गया। राज्यसभा से देर रात तकरीबन 12:30 बजे का वक्त है जब ये बिल पास हुआ। बिल पास होने के बाद आज सुबह 11 बजे तक के लिए राज्यसभा स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच ध्वनि मत से ये बिल पास हो गया। विपक्षी सांसदों ने बिल को लेकर खूब हंगामा हालांकि किया, लेकिन हंगामे के बीच ही ये बिल जो है वो पास हो गया है, पहले लोकसभा और उसके बाद फिर राज्यसभा से। आपको बताएं कि राज्यसभा में करीब रात 12 बजे तक VBG रामजी बिल पर चर्चा चली और लोकसभा में बुधवार को 14 घंटे इस बिल पर चर्चा हुई थी। अब ये बिल दोनों सदनों से पास हो गया है और अब राष्ट्रपति से मंजूरी जब मिलेगी उसके बाद ये नए कानून का रूप ले लेगा, जो 20 साल पुराने मनरेगा एक्ट की जगह लेगा। जवाब ना देने देना ये भी हिंसा है माननीय सभापति महोदय। मैं तो उम्मीद करता था कि खड़गे साहब आज थोड़ी गंभीरता से बोलेंगे। अभी वो कह रहे थे कि मिलकर चलो, इनसे मिलकर कौन चलेगा सभापति महोदय। ये कांग्रेस जिसके साथ जाती है वही डूब जाता है।
लोग कह रहे हैं, ए तिरुचि सुनो इधर भी जरा, बुलंद वायदों की बस्तियां लेकर, बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? हमें हमारी जमीन दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे? कि मनरेगा को पुराने रूप में जारी रखिए और इसको आगे बढ़ाइए, इसको मजबूत करिए, तभी इसको एक विशेष जो स्थान मिलेगा, नहीं तो सभी गरीब लोग बर्बाद हो जाएंगे। एक और इस बिल को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, तो वहीं बड़ी खबर है कि इस बिल को लेकर ही क्या टीएमसी का धरना लगातार जारी है। राज्यसभा से बिल पास होने के बाद से टीएमसी सांसदों का धरना चल रहा है। संसद के मकर द्वार पर रात 12 बजे से धरने पर बैठे हुए हैं टीएमसी के सांसद और आज दोपहर 12 बजे तक धरने पर बैठेंगे टीएमसी के सांसद। मकर द्वार पर इस वक्त भी उनका धरना चल रहा है। रात के ये कहा जा रहा है कि 12 बजे से धरने पर बैठे हुए हैं टीएमसी के सांसद, जो कि आज दोपहर 12 बजे तक वहां पर रहेंगे और सरकार के खिलाफ वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। विकसित भारत जी राम जी बिल के खिलाफ टीएमसी का गुस्सा है, जिसको लेकर संसद के मकर द्वार पर टीएमसी सांसद बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। और राज्यसभा से बिल जैसे ही पास हुआ उसके बाद से सांसद पहुंच गए मकर द्वार पर और वहां अपना गुस्सा जाहिर किया। संसद के मकर द्वार पर ही रात के 12 बजे से लेकर अभी तक उनका धरना जारी है और ये कहा जा रहा है कि आज दोपहर 12 बजे तक यहीं पर टीएमसी के जो सांसद हैं वो डटे रहेंगे। इस बिल को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल लगातार उठा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये जो बिल है वो ग्रामीण भारत के विकास के लिए लाया गया है, लेकिन जो असल में ग्रामीणों को इसका फायदा मिलना है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक और महात्मा गांधी के अपमान का भी आरोप लगाया जा रहा है। 100 दिन काम मनरेगा में इससे पहले होता था, जो कि वीबी रामजी बिल में 125 दिन काम होगा। दोनों योजनाओं में जो अंतर है वो आपको हम बता रहे हैं। केंद्र इसमें 90% पैसा देगा और राज्य की ओर से 10% इसमें इन्वेस्ट करना होगा। और वीबी पहले ये मनरेगा में था और वीबी रामजी में केंद्र 60% देगा और राज्य जो है वो 40% देगा। इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, दोनों ओर से इसको लेकर तनातनी जारी है। किसकी क्या दलीलें हैं आपको हम सुनवाते हैं। मजदूरों के लिए शायद आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे दुखद दिन है। भाजपा सरकार ने एक ऐसा घाव 12 करोड़ से अधिक करोड़ों मजदूरों की रोजी रोटी पर दिया है। मनरेगा कानून को खत्म कर देश देख रहा है इस तरह से महात्मा गांधी जी के नाम का लबादा ओढ़ करके देश को विकसित होने और गरीब के भले के लिए बनाए गए कानून, जहां 100 दिन के रोजगार को 125 दिन किया जा रहा है, उस रोजगारोन्मुखी गरीब के भले को लेकर के बनाए जा रहे कानून का विरोध करना सर्वथा अनुचित भी है और अस्वीकार। इतना दुर्भाग्यपूर्ण था कि हम बार बार ये कहते रहे कि इस सदन में चर्चा, ये पास होने से पहले चर्चा होनी चाहिए, ये सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए, पर हमारी जो मांग थी उसको दरकिनार किया गया, उसको रिजेक्ट किया गया। दिखाता है कि इनकी मंशा, नीति, नियत क्या है। गरीब विरोधी और मजदूर विरोधी साबित हो गए हैं इस बिल के पास होने के बाद। आज बिल जो पास हुआ है वो तो बिल्कुल वही कागजी, इस तरीके से आज इन्होंने गन डाला, मतलब जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग भेजते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, जो स्टेट से आते हैं, उनको शर्मसार किया है। ये एक मजदूर और किसान के खिलाफ बिल है और आज इस बिल को समाप्त कर दिया गया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ये इस देश के करोड़ों मजदूरों के साथ धोखा है। वो लोग जो इस अपना श्रम करके अपने बच्चों का पेट पालते थे, उनके पेट पे लात मारने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। बड़े गर्मजोशी के साथ में उसका समर्थन मिला है, लेकिन विपक्ष का नकारात्मक रवैया और नकारात्मक नहीं, अनुशासनहीनता की चरम सीमा, लगता है कि विपक्ष अपनी हार की निराशा भी भूल नहीं पाया है। खबरों में आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश में इन दिनों पुलिस अपराधियों के सटीक एनकाउंटर के लिए मशहूर है। सीधे पैर में गोली मारने में पुलिस माहिर है, लेकिन उन्हीं पुलिस वालों में से कुछ की गाजियाबाद में अधिकारियों ने परीक्षा ले ली, लेकिन वो पिस्टल का लॉक ही नहीं खोल पाए।
गाजियाबाद के डीसीपी ने हथियारों का जायजा लेते हुए अफसरों के पिस्टल ज्ञान को परखा, लेकिन इस परीक्षा में 2023 बैच के एक दारोगा जी फंस गए। अफसरों के सामने उन्होंने कई दफा कोशिश की, लेकिन उनसे पिस्टल का लॉक नहीं खोला गया। वो कभी अंगूठे से ट्राई करते तो कभी मैगजीन से मारते, लेकिन फिर भी कोई असर ना होता। कुछ देर की मशक्कत के बाद उनसे लॉक तो खुला, लेकिन तब तक ही पता चल चुका था कि एनकाउंटर करने जाना हो तो इन दारोगा जी को नहीं ले जाना है। हैदराबाद के लुलु मॉल में उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब फिल्म द राजा साहब के गाने की लॉन्चिंग हो रही थी। हालात इतने बिगड़ गए वहां कि पुलिस बुलानी पड़ गई, क्योंकि अभिनेत्री निधि अग्रवाल की सिर्फ एक झलक पाने के लिए फैंस बेकाबू हो चुके थे। फैंस की शक्ल में आई उन्मादी भीड़ ने निधि अग्रवाल को घेर लिया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा मानो निधि अग्रवाल बुरी तरह फंस चुकी हैं। वो हर बार बाहर निकलने की नाकाम कोशिश करती हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि बाउंसर्स को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। धक्का मुक्की के बीच किसी तरह निधि अग्रवाल कार के अंदर पहुंची, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। इस दौरान बाउंसर भी फैंस से भिड़ गए और हंगामा होने लगा। इधर पुलिस का कहना है कि बिना इजाजत के मॉल में यह कार्यक्रम रखा गया। अब मॉल के प्रबंधन और इवेंट मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अभिनेत्री निधि अग्रवाल और साउथ के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म द राजा साहब 9 जनवरी को रिलीज होने वाली है। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में क्रिसमस पार्टी के दौरान जबरदस्त हंगामा हो गया। ये पार्टी गणेश नगर स्थित शिव मंदिर परिसर में आयोजित की गई थी और जिसमें लोगों को नॉनवेज परोसने का आरोप लगा के ये पार्टी ईसाई समुदाय के लोगों की ओर से दी गई थी। हिंदू संगठनों ने पार्टी के दौरान न सिर्फ नॉनवेज बल्कि गोमांस परोसने का भी आरोप लगाया। नॉनवेज कौन सा नॉनवेज है इसको किसी को नहीं पता है। कट क्या है क्या पता है उसमें गौमांस हो सकता है। हैरानी की बात यह भी है कि आयोजकों ने इसके लिए कोई अनुमति भी नहीं ली थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां के लोगों को हटाया। लोगों को समझाइश दी गई तथा 2 लोगों को विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। हिंदू संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि ईसाई समुदाय के लोग ऐसे आयोजन के जरिए गरीब हिंदुओं को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। जम्मू कश्मीर में तापमान अब इतना नीचे आ चुका है कि उसकी वजह से नदियों का पानी जमना शुरू हो गया है। तस्वीरें अनंतनाग से सामने आई हैं, जहां ठंड की वजह से नदी जम गई। वहां नदी का पानी बर्फ बन गया। जहां कभी पानी की पतली धार बहती थी, वो जगह अब बर्फ में तब्दील हो गई। वो भी ऐसी बर्फ जो बार बार पत्थर मारने से भी नहीं टूटती। अचानक नीचे आए तापमान की वजह से नदी का पानी भी जहां था वहीं रुक गया और अब उसकी पहचान जमी हुई बर्फ के तौर पर है। साल के आखिरी दिनों में जम्मू कश्मीर में तापमान माइनस में जाता जा रहा है। श्रीनगर में भी कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। यूपी के कुशीनगर के जटहा बाजार थाना क्षेत्र में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान पर हाथ साफ कर दिया। वहीं चोरी की ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। रात के करीब 3:15 बजे चोर शटर तोड़कर दुकान में दाखिल हुए। अगले ही पल दोनों चोरों ने दुकान में रखी ज्वेलरी से भरी अलमारी उठा ली और फिर उसे धीरे दुकान से निकालने गए। चोरों ने इतनी सफाई से सब कुछ किया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। चोरी का पता तब चला जब सुबह के वक्त लोगों ने दुकान का शटर खुला हुआ देखा, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई। तो वहीं पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुई आतंकियों से मुठभेड़ में एसओजी के जवान अमजद अली खान शहीद हो गए थे। उनका शव जब उनके घर पठानतीर पहुंचा तो वहां एक ऐसी तस्वीर उभरी जिसने भी देखा उस तस्वीर को उसकी आंखें भर आईं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुई आतंकियों से मुठभेड़ में एसओजी के जवान अमजद अली खान शहीद हो गए थे।
उनका शव जब उनके घर पठानतर पहुंचा तो वहां एक ऐसी तस्वीर उभरी जिसे देखने वालों की आंखें भी खुल गईं। इन शब्दों को जिसने भी सुना उनका कलेजा फट गया। मासूम बिटिया को लग रहा था कि उसके पापा सो रहे हैं और वो उन्हें हमेशा की तरह जगा लेगी, लेकिन वो नहीं समझ रही थी कि पापा वैसी निद्रा में सो गए जिसकी नींद से कोई नहीं जगता। ये शब्द जैसे जैसे लोगों के जहन में उभरे नश्तर की तरह चुप गए, आंखें भीग गईं और आत्मा चित्कार उठी। 2 दिन पहले उधमपुर के मजालता में आतंकियों से लोहा लेते हुए भारत मां की रक्षा में डटे अमजद अली खान शहीद हो गए थे। देश ने एक वीर सपूत खो दिया तो इस नन्ही सी जान ने पिता की छाया। आगे बढ़े, मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको देख आप हैरान रह जाएंगे, जहां एक बर्खास्त अतिथि शिक्षक के समर्थन में छात्राएं कलेक्टर के दफ्तर पहुंच गई और फैसला बदलने के लिए कहने लगी। लेकिन ये सब काम आपका नहीं है, आपका काम केवल पढ़ाई करना। और उस व्यक्ति ने मुझे उसी समय कहा था कि सर मैंने पैसे लिए, बच्चों से पैसे मांगे हैं, बात खत्म हो गई। दरअसल हुआ यूं कि कलेक्टर सुधीर कोचर 15 नवंबर को तेजगढ़ के सरकारी स्कूल में निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां एक छात्रा ने बताया कि प्रैक्टिकल के लिए टीचर ने 50 रुपए लिए हैं। कलेक्टर ने टीचर से पूछा तो उसका जवाब हाँ था। बात वहीं रफा दफा हो गई, लेकिन दफ्तर जाकर कलेक्टर ने गेस्ट टीचर के तौर पर तैनात राम प्रकाश गुप्ता की बर्खास्तगी का आदेश टाइप करवा दिया। इसको लेकर स्कूल की छात्राएं नाराज हो गयी, क्योंकि बर्खास्त टीचर और छात्राओं के मुताबिक मामला कुछ और है। सभी बच्चों ने फाइल हमसे मंगाई थी क्योंकि वहाँ उपलब्ध नहीं थी तेजगढ़ बाजार में, तो मैंने हाँ बोल दिया और ला के उनको दे दी। हमने बोला था कि सर ने पैसे नहीं लिए हैं, सर की गलती, वो लड़की आई नहीं थी स्कूल से, उसको पता नहीं था। सर से हमने मतलब फाइल मंगवाई थी, तब उसे आप उपलब्ध नहीं दी, तो उसको लगी कि सर ने चेंज करवा रहे। छात्रा बर्खास्त टीचर भले ही कोई भी तर्क दे, कलेक्टर सुधीर कोचर अपने फैसले से टस से मस होने को तैयार नहीं।